ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुपर कंडक्टर कहते हैं किसे। देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन, जब हम किसी मेटल या एलॉय को एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो उसकी रेसिस्टिविटी कंप्लीटली लूज कर जाती है। और जब कंप्लीटली लूज कर जाता है तो वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, एक सुपर कंडक्टर की तरह। जब रेसिस्टिविटी खत्म हो गया, जीरो हो गया, मतलब कहने का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ही। तो ये होता है सुपर कंडक्टर का। द रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल और एलॉय बिकम्स जीरो व्हेन इट कूल बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, देन इट इज नोन एज सुपर कंडक्टर। तब उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए, सुपर कंडक्टर में ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, टीसी। देखिए, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर से बिलो एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर की या मेटल एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर बिलो इज द टेम्परेचर below which a certain conductor or alloy behaves like a superconductor is known as क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर जो है ना, इतना, अब देखिए, इसको टीसी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो क्या करेगा, उससे नीचे अगर उसको कूल करेंगे तो वो क्या करेगा, एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे किसी एक जो एच जी होता है, एच जी के लिए फॉर एच जी critical temperature is 4.2 केल्विन। एस जी के लिए जो है ना क्रिटिकल टेम्परेचर वो ये इतना है, ठीक है। अब हमें सुपर कंडक्टर तो समझ में आ गया। अब सुपर कंडक्टर के बाद हम समझेंगे मेसनर इफेक्ट। ओके, मेसनर इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी सुपर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपल्सन करता है, एक्सपेल्ड करता है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब अपने थ्रू पास होने नहीं देता। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर है तो मैग्नेटिक फील्ड से पास हो जाता है। लेकिन ये 1933 में मेसनर ने ऑब्जर्व किया था। लेकिन उससे बिलो अगर टेम्परेचर करते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपल्सन शो करता है। तो देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं, मेसनर इफेक्ट को। मेसनर इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। देख, ये जो है ना, MEISSENER, मेसनर इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है। ये 1933 में ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। तो इसमें होता क्या है, ये जो है ना, ये कोई कंडक्टर है। अब इससे हम मैग्नेटिक फील्ड पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इससे पास हो जाएगा यहां से ऐसे। अब ये अंदर से जा रहा है तो हम बीच में नहीं दिखा पा रहे हैं, अंदर से ये जा रहा है, ये इधर से भी जाएगा ऐसे आराम से इस तरह से। लेकिन जैसे ही हम इसको, मतलब ये टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन टीसी, ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा है। हमने पढ़ा है क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं, जब टेम्परेचर को हम मतलब कंडक्टर को हम एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे कूल करते हैं और उसके बाद वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखिए, ये पहला डायग्राम है और दूसरे वाले में क्या है, जैसे ही ये कंडक्टर है, अब इसको ऐसे करेंगे ना पास, तो ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से, और ये ऐसे, मतलब ये
इससे पास होने ही नहीं दे रहा, इस तरह से एक्सपल्सन शो कर रहा है। और ये जो है ना, ये दूसरा वाला जो स्ट्रेट जा रहा है इधर से, आप इसको जाने देगा, ऐसे जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा, इसको जाने नहीं दिया, अंदर से जाने नहीं दिया, तो एक्सपल्सन हुआ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये बी है, ये टी जो है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर या इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब हम मेशनर इफेक्ट को जब डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड below a critical temperature is known as Meissner effect। इसको हम क्या कहेंगे, मेशनर इफेक्ट। तो ये हो गया आपका मेशनर इफेक्ट। तो ये मेशनर इफेक्ट समझ में आया। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन समझना है। तो एप्लीकेशन क्या होगा, एक सुपर कंडक्टर का। तो देखिए इसका बहुत यूज है, जैसे रिसर्च में मान लीजिए हमको एक रीजन को मैग्नेट, जहां हाईली मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट ऑलरेडी, उसको हमको क्या करना है, एक ऐसा रीजन बनाना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो वो क्या करेंगे, हम एक रीजन फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सपल्सन शो करेगा, तो हम सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के बनाने में सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए हमको पावर को लॉन्ग रेंज तक ट्रांसमिट करना है, दूर तक ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, दूर रिमोट एरिया में करना है इसको हमें ट्रांसफर, तो हम क्या करेंगे, सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, पावर लॉस नहीं होगा। ओके, मतलब वेस्टेज पावर का नहीं जाएगा। तो ये है इफेक्ट। ओके, तो एप्लीकेशंस लिख लीजिए। एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन जो है वो हटा ही दीजिए। एप्लीकेशन यहां पर लिखेंगे, और सुपर कंडक्टर क्या होगा इसका एप्लीकेशन। देखिए पहला एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू मेक द स्टोरेज ऑफ मेमोरी ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, इट इज यूज्ड, या ऐसे शॉर्ट में लिख लो, इट इज यूज्ड टू मेक स्टोरेज ऑफ memory of superconductor। सुपर कंडक्टर के मेमोरी के स्टोरेज बनाने में। अब दूसरा है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। दूसरा जो है ना इसका एप्लीकेशन, वो ये है कि इट इज यूज्ड टू make highly sensitive galvanometer। हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को बनाने में हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर, इलेक्ट्रिक पावर टू
लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसको इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो होता क्या है कि इसमें क्रॉस क्वेश्चन आता है। पहले तो ये समझ लो कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों, क्योंकि अगर करंट फ्लो होगा और जहां पर रेसिस्टिविटी जीरो है तो वहां पर पावर लॉस क्या होगा, कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसकी वजह से हम इसको करते हैं इसमें ट्रांसमिशन में। ओके, देखो क्रॉस क्वेश्चन क्या है, बच्चे क्या पूछते हैं, सर क्या इतना कम टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना जरूरी है? देखो हमेशा मेंटेन रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक पस्चुराइजेशन होता है, नहीं मिल्क को पस्चुराइज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कर देते हैं, उसके बाद उसके जर्म्स उसको मिक्स करके और वो खराब होने से क्या होता है, बच जाता है। तो हमेशा उतना टेम्परेचर मेंटेन करने की तो जरूरत होती नहीं है। या मान लो तुमने देखा होगा कभी मग है या जिसको जग बोलते हैं, ऐसे लोहे का बना होता है, आयरन का, उसको एटॉमिक लेवल पर जाकर के मिक्स कर देते हैं तो वो जो उसका जो हैंडल है वो लगता ही नहीं कि वेल्डिंग किया हुआ है, वो तो लगता है कि एक ही हिस्सा हुआ है, मतलब एक ही पार्ट्स है उसका, नहीं। तो ऐसे ही सिचुएशन यहाँ है, जब हम उसको कूल कर देते हैं ना तो उसकी जो रेसिस्टिविटी लॉस कर जाती है तो परमानेंट लॉस कर जाती है, उसके बाद वो गेन नहीं कर पाता, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर गेन कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम जानेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब बहुत सारे रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और एक ही करंट फ्लो होता है, मतलब इसके जो करंट है वो वैल्यू सेम ही रहता है, तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, लेकिन यदि इस तरह से कनेक्शन हो कि एक रेजिस्टर्स का एक एंड तो ए पॉइंट पर है, मतलब जितने भी रजिस्टर है सबका एक एंड एक जगह और दूसरा एंड दूसरे जगह पर कनेक्टेड, ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे अ नंबर ऑफ, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड so that same current flows through the conductor is known as series combination, and when one end of all the resistors are connected at the one point and another end at another point, then it is called parallel combination of resistors। तब इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये है कॉम्बिनेशन। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस कॉम्बिनेशन। ओके, हर एक कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और सब बात को समझिए कि ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच कॉम्बिनेशन। यहां पर सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, ठीक है, समझ में आई बात है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए R1 R2 R3 भी ले सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो ए कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेट R1 R2 R3 आर कनेक्टेड, दो ही ले लो, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कनेक्टेड है तो ऐसा है, ये इस तरह से, और यहां पर है बैटरी, और ये R1 है और ये क्या है, R2 है, ये प्लस है माइनस, इस तरह से। तो ये करंट फ्लो होगा, आई करंट, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, आर इक्विवेलेंट, ये है एस, प्लस है माइनस है, आर इक्विवेलेंट, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो V जो है ना ये है, तो V1 तो ये है, V2 ये, ओके। अब हमें क्या करना है, होगा क्या, ये अलग अलग
पोटेंशियल होगा। क्यों अलग अलग पोटेंशियल होगा? क्योंकि इसके रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर से अलग अलग पोटेंशियल होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे, और V को हमको लिखना है, तो V जो है वो किसके इक्वल होगा, आई आर इक्विवेलेंट के, एंड आई आर वन प्लस आई आर टू। ओके, तो हमें आई कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आई कॉमन ले लीजिए, आर वन प्लस आर टू, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन प्लस आर टू, तो ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट। अच्छा, स्पेशल केसेस हम लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें, स्पेशल केसेस। देखिए केसेस, स्पेशल केसेस में सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, इफ एन इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, इफ एन इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, अगर इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, मतलब कहने का, लेट मान लीजिए क्या है, वो आर है, हर एक का जो वैल्यू है ना वो कितना है, आर है हर एक रेजिस्टर्स का, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल है, तो आर प्लस आर डैश कितना टाइम्स, एन टाइम्स, एन टाइम्स कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये कितना लिखेंगे आप, एन इंटू आर, मतलब आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आर, ये हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल दी। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट हमने रेजिस्टेंस निकाल दी, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कांस्टेंट, ये तो आपने पहले ही देख लिया, सेम करंट डेफिनेशन ही है। तो करंट जो है ना, करंट will remain constant, करंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसका थर्ड वाला, तो थर्ड वाला पॉइंट जैसे ही लिखेंगे ना, तो ये है थर्ड पॉइंट, क्या लिखेंगे इसमें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be greater than any individual resistance, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सम तो होता है, इसलिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसी से तो बड़ा होगा। ठीक है, तो इट विल बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल, लेसर देन द, या ग्रेटर देन द ग्रेटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब हमें ये समझ में आ गया, सारी बातें लिखी। अब हमें ये लिखना है फोर्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर, इसमें पोटेंशियल भी पास कर रहा है, ठीक है, तो हमें इसके किसी एक इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, जैसे कहने का ये मतलब है, अभी कनेक्ट किया था ना दो रजिस्टर्स, तो दोनों रजिस्टर के केस में देखिए, जैसे ये कह रहा है कि ये एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, तो ये R1 है, ये R2 है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो करंट तो जा रहा सेम ही। अगर मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस V1 और इसके क्रॉस कितना होगा, V2, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। अब ये V1 V2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
V1 की वैल्यू निकालनी है तो आई आर वन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करंट आपको निकालना पड़ेगा, तो करंट कैसे निकालेंगे? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, नहीं तो उसी से तो निकलेगा। तो आर V अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 इंटू R1। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे? IR2, ठीक है। तो V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, तो ये हो गया दूसरा। समझ में आई बात है? मतलब हम पहले जिसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल लिखते हैं अपॉन इक्विवेलेंट इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका है आपको पोटेंशियल निकालने का। रेडीमेड फॉर्मूला एक बना के रखिए। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। किसके केस में निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? जब कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सॉरी, सीरीज तो निकाल ही लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहां पर एक बार नीचे इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर मान लीजिए सपोज कीजिए कि दो रजिस्टर है, तीन भी लगा सकते हैं आप, दो में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ये है R1 है और ये R2 है और ये किसी एक बैटरी है और इसके अक्रॉस आपने लगा दी, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस, ओके। और ये V पोटेंशियल है, तो ये करंट आई जाएगा और यहां से क्या होगा? I1 और ये कितना होगा? I2, ओके। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। और आप जानते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? नीचे बना लीजिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ये थोड़ा सा नीचे बना के ऐसे बना लीजिए। इक्विवेलेंट सर्किट R इक्विवेलेंट अपॉन V प्लस माइनस ये R इक्विवेलेंट है, ओके। तो ये करंट है ऐसे I। अब हमें क्या करना है? R इक्विवेलेंट निकालना, तो V ये है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट के, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम ही रहेगा क्योंकि करंट डिफर करेगा ना, एक चीज मतलब I1 R1। अब वैसे भी पोटेंशियल क्या है? दो पॉइंट की प्रॉपर्टी, और दोनों पॉइंट अगर सेम ही पॉइंट पर जैसे A B है और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये तो सेम ही रहेगा ना पोटेंशियल। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ये जो लिखते हैं किससे? ओम्स लॉ से। नहीं, ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं? फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ लिख देता हूं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, तो ऑफ कोर्स I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R। ये तो सिंपल है, ये आप करते आ रहे हैं, इसको 10th क्लास में भी किया है। V कॉमन ले लीजिए, R इक्विवेलेंट V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और D कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करके आपको रखना है तो आप कैसे लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप रेडीमेड बना करके रखे, कहीं भी बार बार आपको फ्रैक्शन में लेकर के इसका ये लेना पड़े, आपको एलसीएम ले रहे हैं ऐसे, तो एक फॉर्मूला आपके पास रहेगा जब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये समझ में आया पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए ना, हम थोड़ा सा स्पेशल केसेस लिखेंगे, कुछ बातें लिखेंगे जो कि स्पेशल केसेस होगा के अंदर। स्पेशल केसेस, देखिए स्पेशल केसेस में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये कि इसके अक्रॉस, स्पेशल केसेस क्या होता है? खास बातें जो कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपने पढ़ा है। तो अब हमें क्या करेंगे इसमें, जैसे पहला पॉइंट है
केसेस। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आप देख रहे थे स्पेशल केसेस में कि पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कांस्टेंट, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है कांस्टेंट करंट। तो इन पैरेलल combination potential remains constant, पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। और दूसरा पॉइंट जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन एनी लिस्ट वैल्यू ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be lesser than any list value of the resistor in the of the any individual resistor of the सर्किट के किसी इंडिविजुअल रजिस्टर से क्या होगा लेस होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, ये तो फर्स्ट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लो इफ एन इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्ट, इफ एन इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड और कनेक्टेड, अगर एन इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड है तो एन इक्वल में हम मान रहे हैं कि लेट रजिस्टर जो है ना वो क्या है, रजिस्टर एज एन आर रजिस्टर है, ठीक है। अब आर रजिस्टर्स का आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एन टाइम्स, कितने बार लिखेंगे एन टाइम्स, ओके। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन आर, और इसी को हम लिखेंगे क्या, एन अपॉन आर को हम क्या लिखेंगे आर अपॉन एन, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की अगर वैल्यू लिखे तो आर अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गया। अब इस वाले केस में, उस वाले केस में पोटेंशियल निकालते थे क्योंकि वो डिफरेंट होता था, ओके। इस वाले केस में करंट निकालेंगे, जैसे उसमें पोटेंशियल V1 V2 निकाले थे ना, इसमें I1 I2 निकालेंगे, ओके। प्यारे बच्चों, ये फोर्थ नंबर पॉइंट है। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या है कि मान लीजिए ये दो रजिस्टर है इस तरह से कनेक्टेड, ओके, और ये ऐसे रजिस्टर्स है, ये दोनों रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर V पोटेंशियल है, हमें क्या निकालना है, I1 I2 दो करंट है, दोनों रेजिस्टेंस में I जा रहा है, हमें R1 है और ये क्या है R2, और ये प्लस है ये माइनस। हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, ओके। V पोटेंशियल, अब देखिए I1 की वैल्यू निकालनी है, तो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ मुझे, V अपॉन R इक्विवेलेंट, नहीं सॉरी I की वैल्यू, पहले तो I की वैल्यू निकाला, उसके बाद I1 की वैल्यू निकल जाएगी। देखो I1 की कैसे निकलेगी, अभी देखते हैं। I की वैल्यू निकालेंगे हम V अपॉन R इक्विवेलेंट। देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ मुझे, R इक्विवेलेंट यहाँ के केस में कितना होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, नहीं तो ये हम R इक्विवेलेंट लिखे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर चला जाएगा ये, तो R1 प्लस R2 इंटू V अपॉन R1 इंटू R2, ओके। ये है I, हमें क्या निकालना है I1। तो I1 निकालने का क्या तरीका है, V अपॉन, यहाँ पर हमें करेक्ट इसके टर्म में निकालना है, ठीक है, I के टर्म में, ओके। तो हम R1 निकालना चाह रहे हैं, तो R1 निकालने, सॉरी
निकालना चाह रहे हैं I1, ओके, तो V अपॉन R1, नहीं तो V अपॉन R1 यहां पर करना है, तो आपको V की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये I की वैल्यू दे रखी है, हमने निकाल रखी है, तो यहां पर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये है, अब इसको ना ये V की वैल्यू हमें पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, I R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, ये R1 कैंसिल हो जाएगा, और I R1 प्लस R2 इंटू R2। अब देखो समझो इसका एल्गोरिथम, देखो ये पहले I1 है तो R2 रेजिस्टेंस आएगा, करंट इसमें निकालना है तो R2 रेजिस्टेंस आएगा, और इस वाले में जो है ना करंट इतना है, अगर हमें I2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, ये हो जाएगा I, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, ये ऐसे भी है। अब इसको ना एक न्यूमेरिकल से आप समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है, मान लो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है, और इससे करंट कितना जा रहा है, 10 ओम, तो R1 के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, मतलब I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो निकालना है। तो I1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, I अपॉन R1 प्लस R2, ये 3 एम्पियर का करंट है, तो 10 अपॉन R1 प्लस R2, 2 प्लस 3 इंटू 3, ओके, सिंपल। इस पोटेंशियल से हमें कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला पता चल गया। अब ये 10 अपॉन 5 इंटू 3, 5 टू जा 10, तो ये 2 इंटू 6 एम्पियर, और I2 इक्वल टू क्या होता है, देख I2 इक्वल टू 10, फिर से